नमस्कार। जी, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक संजू शर्मा जी के साथ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अभी जो हम लोग लगातार विनोद कुमार शुक्ल को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसके बाद जो उन पर विमर्श हो रहा है, कई तरह के जी, विमर्श हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य जी के बाद इनको मिला और ये विनोद कुमार शुक्ल को, तो इसके पीछे भी की कोई राजनीति है क्या? इसको लेकर भी यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बस्तर जैसे इलाके में जहां आदिवासियों पर इस तरह के इतने तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसमें इनको मिलना, क्योंकि इनकी रचनाओं में जिस तरह से आदिवासियों को लेकर लेखन होना चाहिए था, एक लेखक से जो उम्मीद की जाती है सरोकार का, ठीक है, जी। कलाबाद भी शरीर का ही एक नहीं, समाज का ये ही। ये ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी जी, आदिवासियों पे। जी हम आ रहे हैं उस पर, तो जी, जी, उसको जी, जी, लेकर जी। भी इस तरह की बातचीत, मैंने बहुत तरह की मैंने मुंडिर मिंडिर मतिर भिन्ने वाली बात आ रही है। हाँ जी, तो हाँ उसमें जी, हाँ ठीक जी। है कि ये समाज का एक यह विमर्श का एक हिस्सा भी हो सकता है, एक भाग भी हो सकता है। आप जो जी, है जी, जी। आलोचकों की नजर से इनको, जो इनके लेखन को किस रूप में देखते हैं? जी जी, मैं जो आदिवासी वाली बात आपने कही, तो इनकी भी कविता ही है आदिवासी के ऊपर पूरी एक, जिसमें ये बात उन्होंने कही है। आदिवासियों के जंगल के उजाड़ में जो है, जो उनका कविता है वो इसी पर केंद्रित है पूरी, जिसपे शायद एकांत श्रीवास्तव ने भी अपनी टिप्पणी लिखी है एक आदिवासी के ऊपर। ये कविता ही है पूरी एक। तो ये कहना कि उन्होंने आदिवासियों पे कविता नहीं लिखी, ये तो बिल्कुल सिरे से नहीं कह सकते कि उन्होंने आदिवासियों पे नहीं लिखी। लिखी है कविता, उनकी पहले की कविता है ये। तो ये नहीं कह सकते कि आदिवासियों पे कविता नहीं लिखी, उन्होंने लिखी है। नहीं, आदिवासियों के सरोकार को लेकर बस्तर चूंकि हाँ काफी हाँ, लिखी है। एक, बस कविता लिखी है, कविता लिखी है उन्होंने। न कविता तो ठीक हाँ, है, वो कविता तो प्रकृति, जंगल, ये सब तो है ही, नदी नाला ये सब हाँ, तो हाँ। है ही। जंगल लेकिन के उजाड़ में जो कविता है वो उनकी आदिवासियों पर आदिवासियों ही पर केंद्रित है, केंद्रित है। आदिवासियों जी, पर जो जो जिस रूप में एक लेखक के सरोकार की मांग करता है समाज, उसको जी। लेकर के भी कुछ इस तरह के, खैर वो लेखन में तो ठीक है कि वो लिख रहे हैं, वो हाँ, एक। लिखा है उन्होंने। जी तो अपन एकदम से नहीं कह सकते कि नहीं लिखी, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही है कि ये राम भद्राचार्य जी के बाद पुरस्कार मिला है, तो राम भद्राचार्य जी की रचनाओं की बात मैं क्या करूं, वो तो एक ना, अब आलोचकों धार्मिक। की दृष्टि से आप जी बताएं क्या? हाँ, तो उनके बाद मिला है तो लोगों ने ये भी एक आरोप लगा दिया है कि अब साहित्य के भी राम भद्राचार्य विनोद कुमार शुक्ल हो गए हैं, ऐसा मैंने सुना भी है। तो बड़ा हास्यास्पद किस्म की बात कही है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार जो है किसी भी लेखक की रचना का कोई आधार को तय नहीं करता। मैं तो इसे नहीं मानता। रचनाकार सबसे बड़ा होता है। पुरस्कार मिलने के बाद ये होता है कि जो कभी किसी लेखक पर नजर तक नहीं देखते, वो उसको एक नजर जरूर देखने लगते हैं कि भाई ये तो लेखक है। ये जी, होता तो है पुरस्कार का आलोचकों की फायदा। नजर से, आलोचकों की दृष्टि से उदय प्रकाश को हम लोग किस रूप में देखते हाँ हैं, कृपया बताएं। जी, उदय प्रकाश के बारे में मैंने एक बात बताई कि कविता जो है, जब तक उसको वो जो मैंने कल एक कोटेशन पढ़ा था कि कविता जब तक प्रेजेंट नहीं करेगी, उसका व्यवहार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, तब तक उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती इस तरह की कविता की। ये बात उन्होंने कही थी, कल मैंने इसका उपयोग किया था। आज तो मैं उस कोटेशन को कहीं मैंने रख दिया। अब मैं जो उनके आलोचकों के संबंध में जो बातें कही हैं उनकी कविता के संबंध में, तो वो बातें मैं आपको जो मैंने कहीं से निकाल के रखी है कि कौन कौन आलोचकों ने उनकी कविता को लेकर क्या कहा है, ये मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं उनकी कविता की टिप्पणी के संबंध में, तो एक बड़ी अजीब बात है जो मैं शायद पहले के वक्तव्यों में, पहले के उसमें इंटरव्यूज में भी मैंने ये बात कही थी कि जब इनका पहला संग्रह जो छपा है, या जय हिंद सीरीज में, तो एक तो सीरीज में बहुत सारे लोगों की चीजें छपी हैं। बहिर्गमन कहानी भी ज्ञानानंद की छपी थी जय हिंद सीरीज में। तो विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं भी छपी थी, वो तो 1971 की बात है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें उनके पहले संग्रह की कि वहाँ आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, जो 81 में छपा है। उस को छपने के बाद जो आलोचकों में प्रतिक्रिया हुई है,
और उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप में पहल में मैंने कल नाम भी लिया था कि पहल में एक आलोचक, ज्यादा नाम लूंगा तो लोग मुझे उसका दुश्मन समझने लगेंगे, पहल में आलोचक शंभूनाथ जी का लेख छपा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और उन्हीं बातों को लेकर के मलय जी ने एक लेख लिखा था, विनोद कुमार शुक्ल को ना समझने की तकलीफ, जो शायद पहल ने नहीं छापा, वसुधा ने भी नहीं छापा, बाद में कहीं छपा या नहीं छपा, मुझे तो लगता है कि महावीर अग्रवाल के यहाँ छपा था, लेकिन मैं देख डाला उसमें भी नहीं छपा। बाद में जब उनकी किताब आई समय के रंग, उसमें ये लेख छपा। तो उन्होंने उस लेख में जो बात कही है वो मैं बातें बताना चाहता हूँ, जो उनके पहले कविता संग्रह पर आलोचक खास तौर से शंभूनाथ जी ने जो बात कही थी, वो क्या बात कही थी उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो उन्होंने अपने लेख में कही है। तो वह 2-3 बातें उस पर कहना चाहता हूँ जो मलय जी ने अपने इस लेख में कही है। शायद वो लेख आपके पास भी होगा और रचनावली में शायद दिया हुआ है वो लेख, ना समझने की तकलीफ। तो उन्होंने कहा है, जिसपे सवाल उठाया है और जो उसको कोट किया है कि शंभूनाथ जी ने क्या कहा, तो उसमें ये लिखते हैं कि आलोचक कहते हैं, बल्कि आलोचक की चतुर मनोदशा का संकेत भी देती है कि आलोचक कहते हैं कि हमें एक और निराला भले चाहिए पर दूसरे मुक्तिबोध की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें अधिनायकवादी आलोचना की देन है। क्या यह हो सकता है कि उस परंपरा का विकास करने वाले कवि हमें नहीं चाहिए, जबकि हम उसकी मूलवत्ता से असहमत नहीं है? जैसे बातें क्या ठीक है, फिर भी चाहने से क्या एकदम वैसे ही कोई निराला अवतार लेकर आ जाएगा? मैं मानता हूँ कि यहाँ निराला को विकसित परंपरा से उनका अर्थ हो सकता है, तो क्या मुक्तिबोध की विकसित परंपरा का कोई अर्थ नहीं रखती? क्यों और कैसे? क्या आलोचक जी को समझाने का कष्ट करेंगे? महान कवियों की परंपराएं होती हैं, यदि विनोद शुक्ल उस परंपरा से विकसित होकर आते हैं या फैंटेसी का उपयोग अपनी रचना में लंबी कविता में करते हैं, तो तकलीफ क्या होती है? और तो और ऐसे भी महान आलोचक हैं, महान है ये, कि उनके सीने में अंतर्राष्ट्रीय प्राणवायु पहुंच चुकी है, इसलिए वे हुक्म कर देते हैं। मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में इतने प्रखर हैं कि अपने बाद आने वाले सिर्फ असमर्थ कवियों पर ही अपना असर छोड़ गए हैं। शायद उनका मन यही है कि हमें एक और निराला चाहिए, मुक्तिबोध नहीं। अब विचार कीजिए, इन अर्थों में एक सीधा अर्थ तो यह हुआ कि मुक्तिबोध की प्रभाव परंपरा वाले केवल असमर्थ कवि हैं। दूसरा यह कि मुक्तिबोध को किन्हीं मायनों में असमर्थ कवि हैं। तीसरा यह कि मुक्तिबोध समर्थ रचनाकारों के प्रकाश से स्तंभ नहीं हो सकते। आगे ये प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, यह मूल्यवान रचना विचार व्यवहार धीरे धीरे मुक्तिबोध का भूमि स्वभाव और विचार भूगोल को हमेशा के लिए ओझल कर दिया जाए। ये उन्होंने उठाए हैं सवाल, जिसमें ये शंभूनाथ जी ने कहा था कि भाई इस तरह के कवि हमें नहीं चाहिए। और कुछ और बातें विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि हमें नहीं चाहिए, शंभूनाथ ने कहा था। शंभूनाथ ने, जब इनका पहला संग्रह आया था कि मुक्तिबोध की तरह असमर्थ कवि हमें नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने मुक्तिबोध को भी कटघरे में कड़कर सवाल उठा दिया था और क्या निराला चाहिए, हमें मुक्तिबोध नहीं चाहिए, ऐसा कहा था। तो इसका जवाब उन्होंने दिया था इस पहल पत्रिका में। शायद मुझे याद है कि पहल पत्रिका में इसलिए विनोद कुमार शुक्ल को ज्यादा महत्व नहीं मिला। मैं ये मानता हूँ कि शंभूनाथ को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया और विनोद कुमार शुक्ल को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि उन्होंने इस तरह की बात कही थी जिसका जवाब मलय जी ने दिया था। तो विनोद कुमार शुक्ल की जिस कविता को लेकर आलोचक ने पहल पत्रिका में समीक्षा की, जो कहा कि उस कविता को देख सुन लीजिए। इस कविता की वस्तु यह है कि सूखा से निपटने के लिए सरकार नदी पर बांध बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर करती है, लेकिन बांध का सारा पैसा भ्रष्टाचार से अधिकारियों के घर में आ जाता है। बढ़िया टेबल आती है, खूंटों पर कीमती कपड़े टंगते हैं, आराम से सोने, सोकर उठकर हाथ मुंह धोने आदि के लिए रहीसी साज सामान सस्ते हैं। लोग देखते हैं और हंसकर गाकर कहते हैं कि भैया सूखा की हरियाली है। कभी उसको नदी के पानी और बांध से संबंधित करके पानी की लहर को चिड़िया कहता है। किसी भी बांध में जब लहरें उठती हैं तो लहरें असंख्य चिड़ियों सी नजर आती हैं। इस दृश्य संवेदना को पकड़कर कभी लहरों से उड़ती चिड़िया मानता है, जो बांध से उड़कर, क्योंकि वहां तो सूखा है, अधिकारियों के घर में घुस गई, टेबल पर खुटियों पर साज सामान में बदलकर टंग गई, यानी वे चिड़ियों की तरह उड़ने वाली नदी के बांध की लहरें न हुई, नोटों की गड्डियां हो गई। भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए जब संसद में सवाल होते हैं या कानून पास किया जाता है तो उसका कोई असर शासन अधिकारियों पर नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह कंघी का असर उस पर क्या होगा जिसने सतर्कतापूर्वक पहले से ही सिर घोटवा लिया हो। अब इस कविता को देखिए जिसका उन्होंने जिक्र किया है राजनीतिक बहस में सूखे को लेकर, कि मैंने किसी से नहीं कहा कि नदी के किनारे से एक झुंड चिड़िया उड़ी है, जैसे एक लहर कई टुकड़ों में उड़ी है, लेकिन पड़ोस की कुर्सी पर ऊँघते हुए लोगों के बीच बैठी हुई किसी चिड़िया को दिखाकर मैंने हल्ला मचाया
कि टेबल पर लहर का टुकड़ा है। 10 दोस्तों ने गाकर बताया कि लहर का टुकड़ा खिड़की से आया, दीवार पर खूंटी पर बैठा, मुंह हाथ धोना है। लहर का चेहरा नदी से मिलता जुलता है, पानी में भरी बाल्टी का चेहरा नदी से मिलता जुलता है। संसद के कंघी के आकर होने की प्रक्रिया में सरकार के सिर पर बाल नहीं थे। ये कविता है उनकी, जो पूरी तरह से राजनीतिक कविता है। अब देखिए, सरकार के भ्रष्टाचार को संसद द्वारा ना पकड़ पाना या ना रोक पाना क्या ठीक उसी तरह नहीं है जैसे किसी सिर मुड़े व्यक्ति के सिर पर कंघी का कार्य निरर्थक हो जाता है, बेअसर होता है। अब आइए इस कविता के संबंध में आलोचक महोदय की देखिए वे क्या कहते हैं। इस कविता में सूखा, एक झुंड चिड़िया, पड़ोसी, कुर्सी पर ऊँगते लोग, 10 दोस्तों का मिलकर गाना, हाथ मुंह धोना, संसद के कंघी में आकर होने की प्रक्रिया आदि में कोई पारस्परिक संबंध नहीं है, और यदि है तो वह संगत ना होकर असंगत है। शब्दों के बीच में संगत को भंग कर आधुनिकतावाद के काव्य बिंब और काव्य संरचना को पूर्णतः विघटित कर दिया गया है। यह कविता इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अब बताइए, अपनी अक्षमता को कवि पर मर देना यहाँ कहाँ तक संगत बात है, और यहाँ ऐसा कब तक चलेगा? ये उन्होंने उनकी आलोचना पर सवाल उठाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता को ना समझ ना और उस पर सवाल उठाने की बात करना, ये उन्होंने उसका जवाब दिया है उस जमाने में मलय जी ने। वो शायद मने की शंभुनाथ जो है वो मुक्तिबोध को भी असमर्थ कवि कह रहे हैं और विनोद कुमार शुक्ल को भी असमर्थ कवि कह रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मुक्तिबोध नहीं चाहिए, मुझे निराला चाहिए और मुक्तिबोध के बाद कोई असमर्थ कवि नहीं चाहिए। तो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, एक काल्पनिक दृष्टि से मुक्तिबोध को भी असमर्थ कवि मानते हो, शायद ये अपन मान सकते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस लेख को छापने की किसी की इच्छा नहीं हुई। अब मैं इस लेख की चर्चा इसलिए भी ज्यादा करना चाहता हूँ कि भैया देखो, असमर्थ कवि तो कहाँ बैठ गया असमर्थ कवि था। तो ये चीज पहल में यह लेख ज्ञान रंजन जी ने छापा शंभुनाथ के लेख को। शंभुनाथ के लेख को छापा, मलय जी के लेख को नहीं छापा, वसुधा ने भी नहीं छापा, कमला प्रसाद जी ने भी नहीं छापा। कितना लंबा लेख है ये मैं बता रहा हूँ कि आपके उसके रचनावली में मिल जाएगा ये लेख, आलोचना वाले उसमें। ना आपके जो जी, तो उसमें वो शंभुनाथ विनोद कुमार शुक्ल को लेकर और क्या क्या कहते हैं जी? बहुत सारी बातें हैं जो मैं केवल टुकड़े में कुछ बातें मैंने आपको रखी है, तो बड़ा लंबा लेख है ये। जी जी, टुकड़ों में कुछ कुछ बात कहते जाइए ताकि कुछ लोगों तक जाए बात जी। हाँ, तो ये उन्होंने लेख लिखा है, और इस लेख में उन्होंने एक कविता का और चर्चा की है जिसकी मैंने यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि दृष्टिवान, जबकि यहाँ पर हम बात करें कि जिसके नाम जो दूसरी कविता है जिसके नाम पर कविता का ही नाम है, ये वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इस कविता की भी उन्होंने चर्चा की है कि जिसके नाम पर किताब का भी नाम है कि इसमें ठंड की सुबह में एक संपन्न गर्म कोट वाला मालिक और एक गरीब नौकर है। मालिक के वर्ग का पेड़ है, क्योंकि पेड़ घास का शोषण करता है, उसके नीचे घास नहीं उगती, इसलिए घास नौकर के वर्ग की भी है जो नौकर जैसे ही प्रताड़ित है। नौकर लगभग घोड़े जैसा है, दौड़ता हुआ भी, और मालिक की नजरों में जानवर भी, जबकि नौकर की नजरों में मालिक भी शोषक की प्रवृत्ति के कारण आदमी ना होकर आदमी का धब्बा दिखता है। उसी तरह पेड़ भी पेड़ ना होकर पेड़ का धब्बा दिखता है। यह सब कोहरे में से देखने से ही होता है। कोहरा क्या है? यह ठंड से निपटने की प्रक्रिया में पानी के कणों का समूह, उनकी एकजुटता, सघनता का संगठित रूप है जो घास के वर्ग का है, इसलिए घास को जीवन भी देता है। उसी पर बूंद में ढलकर सूरज प्रकाश में चमकता है। अब यदि कभी कहता है कि यदि मैं घोड़ा हूँ, उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा है, तो कोहरा वर्ग और घास का वर्ग एक हुआ जो घोड़े का जीवन भी है और भूख मिटाने वाला भी है। नौकर को जैसे सांस लेने देने वाला, यानी कोहरे वर्ग का भी वही हुआ जो घास का और नौकर का या घोड़े का है, ना मालिक का है। ना मालिक का जब नौकर के जूतों के घोड़ों की नाल लगाकर घास में दौड़ने को उसे विवश करता है, तो उससे घास नष्ट होती है। यह मजबूरी नौकर रूपी घोड़ा भी समझता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई पूंजीपति गरीब परिवार से खरीदे गुंडों से गरीब मजदूरों को पिटवाता है और उसी वर्ग के लोगों से उसी वर्ग का विनाश करता है। अब कविता जो है ये उन्होंने दी है पूरी, जो मैं पहले चरण में पढ़ चुका हूँ, वो कविता उसमें पूरी कविता उन्होंने इसमें दी है। देखिए, मैं कविता नहीं पढ़ता क्योंकि मैं कविता पढ़ चुका हूँ, ठीक है। देखिए अब इस कविता के संबंध में आलोचक महोदय क्या कहते हैं। कोहरे के संबंध में उनका कहना है, कोहरा अगर अवयव है तो इसका वर्ग धुंधलापन, अनिश्चितता, व्यर्थता कुछ नहीं इत्यादि। अब विचार कीजिए कि मालिक नौकर के बीच कोहरा को भी कोई सदस्य मानता है, पर कोहरा को धुंधलापन का प्रतीक मानते हैं।
क्या कोहरे के संबंध में अपनी धारणा को पूरी तरह से स्पष्ट होने का अवसर कविता नहीं देती? देखिए, कविता में 2 पंक्ति आई है। एक तो यह कि उसके लिए यानी भूखे घोड़े के लिए यानी जो नौकर मालिक के लिए घोड़ा जैसा है, कोहरा हवा में घास की तरह है। दूसरा यह कि हाँफते हुए मेरे सांस हूबहू कोहरे की नस्ल की है। अब देखिए, पेड़ शोषक वर्ग का है, शोषक वर्ग का है क्योंकि पेड़ के नीचे घास नहीं उग पाती, उग भी है ले तो पनप पाना मुश्किल है, इसलिए घास सर्वहारा वर्ग की हुई। इसे ठीक ही है कि नौकर की सांस कोहरे की नस्ल की है। आखिर कोहरे में घास हरी भरी होती है। मतलब यह कि धुंधलापन अनिश्चितता व्यर्थता नहीं है, बल्कि एक संगठित शक्ति का समूह है। ये उन्होंने उनका जवाब दिया है कि सब ये व्यर्थ कविता है। ठंड के कारण अपनी प्राकृतिक मजबूरी से भी सामना करना पानी के कणों का संगठित समूह है। घास जैसा ही है, ऐसे कि हरे तिनके करोड़ों करोड़ों एक साथ पूरी चादर नजर आते हैं। या तो पाया तो हजारों लाखों को एक साथ खड़े हुए लोगों को काले सिर पर काली चादर नजर आने लगी, या काला समुद्र कोई कह दे। उसी तरह हजारों एक साथ लहर उड़ते पानी के कण कोहरा है, किसी को भी घेर ले ढक ले चाहे तो। यह कणों की सशक्त सघनता है, संगठित एकजुटता जैसी, जो बूंद और बूंदों में भी ढल जाती है। और उस आदमी ने नया गर्म कोट जो ठंड से बचने के लिए पहन रखा है, उसे लथपथ भी कर सकती है। कोहरा को धुंधलका के वर्ग का कहने के बाद भी आलोचक महोदय आगे कहते हैं, कहीं स्पष्ट नहीं होता कि जूते में घोड़े की नाल नौकर की नियति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी चेतना उसकी सामाजिक स्तर पर विकसित हो रही है। क्या आलोचक महोदय आरंभिक चेतना के विकास के लक्षण इन पंक्तियों में नहीं पाते, जिसमें धब्बा केवल वह आदमी का और पेड़ का भी दिखता है? अर्थात यही पंक्तियां कोहरे में आदमी के धब्बे के अंतर वह आदमी था, या पेड़ का धब्बा बिल्कुल पेड़ की तरह था। फिर अपने वर्ग की पहचान और दुश्मन के वर्ग की पहचान क्या कवि को बिल्कुल नहीं है, और आलोचक जी को है कि ऐसे कोहरे के धुंधलेपन का वर्ग मानकर बैठ जाए? फिर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह कविता आज से 17-18 वर्ष पहले की है। थोड़ा आगे की कविताओं पर विचार करें तो कवि पर विश्वास करें, लेकिन सवाल और शक तब और अधिक पैदा होने लगता है जब यही आलोचक महोदय रायपुर बिलासपुर संभाग कविता के बारे में यह कहने लगते हैं कि अपनी सीमाओं के कारण कवि जनता में छिपी प्रतिरोध की ताकत की शिनाख्त नहीं करता, सिर्फ बाहर से ललकारता है। रायपुर बिलासपुर के मजदूर विस्थापित मजदूरों को मान लीजिए, तो कभी ललकारता है तो उसे लोगों की समझ और सहयोग के प्रतिरोध को अपनी शक्ति देने का विश्वास तो मिला होगा, उसके संकेत तो पाए होंगे, यह खुद ही अपने आत्मविश्वास को विकसित किया होगा। देखिए, ये उनकी कविता का एक अंश है। मेहनत के पसीने से भीग जाऊं पलट कर वार करते हुए, बुरे समय के बाढ़ के पानी को दीवार सा रोकता बांध का परिचय दूं, यानी संगठित हो जाऊं कि मैं क्या हूं, आखिर मेरी ताकत भी क्या है। बाढ़ को रोकने वाली दीवार, छोटे से गांव के तालाब का छोटा सा विचार, बिखर कर एक एक कमजोर को इकट्ठा करता हुआ, इकट्ठा करना खुद घुलमिल हो जाना है, ताकत का परिचय दूं। कवि आगे कहता है, इकट्ठी ताकत तो एक एक कमजोर का विचार है। इसलिए कवि को आगे की पंक्तियां विशेष रूप से डिस्टर्ब है। खींच दें उनमें से कोई जंजीर खतरे की, या पहुंचे कोई इंजन तक, कर ले कब्जा गाड़ी के आगे बढ़ने तक, पलट दे दिशा गाड़ी की, कूदे सब खिड़की दरवाजे से डिब्बे की, लौटे लेकर फैसले का विचार लश्कर, छोड़ दे पीछे का मोह, कचरे की गृहस्थी का टट्टा कमचिल बासी बटकी हंडी भी, पर भूल ना जाए ढिबरी कंदील, जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की। ये जो उनकी कविता है, रायपुर बिलासपुर संभाग जो ट्रेन चलती है उस पर ये कविता उन्होंने लिखी है। अब यहाँ तक पहुंचने पर मैं आलोचक महोदय से एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये उन्होंने उसका जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विचारधारा में गहरे खड़े होकर यह सवाल किया कि कवि सिर्फ बाहर से ललकारता है। उनका कहना ठीक है, सही, तब भी जब प्रतिरोध सर्वहारा के बीच से पैदा हो। मैं कहता हूं जनाब, जिस कवि की कविता को ही आपने रूपवाद की वापसी की कविता कह दिया है, उसमें विचारधारात्मक गहरे धसकर उठने वाले आप इस तरह के गहरे सवाल कैसे कर सकते हैं? इसका अर्थ है कि आप सब समझते हैं, समझदार हैं, लेकिन अपनी ग्रंथि लेकर किसी बात पर विचार करने के लिए नहीं, बल्कि उसको घसीटने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, विचारधारा के साथ कलात्मक या रचनात्मक विकास में अपनी गांठों को खाद देना, यह सब आपके लिए नहीं, हम सबको दुखद से अधिक घातक है। समझ और ज्ञान का उपयोग ग्रंथियों को गलाने में होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति पूर्ण विनम्रता और आदर के साथ, यहाँ मुझे याद आता है दिमित्रा लिखाचो ने एक कला चर्चा की रिपोर्ट में लिखते समय कहा था कि क्रिटिसिज्म इंटर सेल्फ इज ऑल द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, अदरवाइज इट विल लीड अलोंग फॉल्स ट्रैक, द पाथ ऑफ एस्परस इमोशेक or outright rejection for the anything new just because it is the new। एक बात यह भी
कि विनोद शुक्ल के प्रारंभिक दौर की कविताएं व्यंग परक हैं। वैसे भी आजकल बहुत व्यंग कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन मैं जो जोर देकर कहना चाहता हूं कि लोग कविता के व्यंग को 100% गद्य के व्यंग की तरह लेकर कविता और कविता में उतरते व्यंग दोनों ही हानि पहुंचा रहे हैं। उसकी वास्तविक शक्ति वस्तु सार तक बिना पहुंचे अधूरेपन में रह जाती है। दूसरी विधाओं से कविता का स्वभाव एकदम भिन्न होता है। इसलिए निश्चित रूप से व्यंग भावना का प्रवेश जब कविता में होगा तो उसकी रचनात्मक रूप गंध के व्यंग रूप से भिन्न होगा। उसमें गद्य जैसी कोई सिर फाड़ू या घन पटकन होने के बजाय एक धारदार चुप चुप काटता, चीरता, उमेटता और अंदर तक निष्कमित करती उखाड़ने की हलचल में अलग तरह की सक्रिय उत्तेजना बराबर मिलेगी। गद्य का व्यंग यदि एक तरह का आक्रमण और पहुंच के रास्ते पा लेता है तो कविता का व्यंग विजय जैसा है, जहां से बदली हुई सक्रियता आचरण में घुलती है। कभी कभी यही एक विशेष तरह का त्रास भी उत्पन्न करती है। ब्लेड से तब त्वचा के काट देने जैसी पतली धार, लकीर से छल छल खून का त्रास और कुरेद से भी इन कविताओं में मिलेगी, जो काव्य व्यंग की प्रमाणिकता भी कही जा सकती है। देखिए कि हाय, ना मैं कौआ हुआ ना मेरी चोंच है, आखिर किस नाक नक्शे का आदमी हूँ जो अपना हिस्सा छीन पाता। ये कविता है उनकी, मैं दीवाल के ऊपर। मैंने कभी नहीं की निशानेबाजी, बचने और जिंदा रहने का बराबर है अभ्यास। किसी को भी बचाने की तो नहीं की, थोड़ी बहुत कोशिश, मैं नहीं मरा। निश्चित रूप से यह कविता उनकी दूसरी कविताओं से पीछे लगती है, लेकिन आलोचक महोदय ने जिन कविताओं को उनकी कमी के लिए उद्धृत भी किया, मैं नहीं सोचता कि उसमें इस तरह की कोई कमी है। अनाज के गोदामों के नीचे चौकीदार की सिगड़ी जल रही है, या सिगड़ी के ऊपर अनाज का गोदाम चढ़ा हुआ। ऐसी भूख थी कि सिर पर बेंच रखकर बढ़ई खड़ा हुआ। मैं अपने को लाद कर खड़ा हुआ, उसे बाजार जाना था, मुझे दफ्तर, नाके के पास सड़क पर मेरा घर। इन कविताओं में उच्च वर्गीय षड्यंत्र, मध्यम वर्गीय अकर्मण्यता और प्रपंच के साथ सर्वहारा का जीवन संघर्ष और विशेष रूप से श्रम की प्रतिष्ठा में उसके जीवन संघर्ष को महत्व दिया है। लेकिन इस कविता में और भी आगे महत्वपूर्ण दूसरी कविताएं हैं, जिसका एक छोटा सा यहाँ पे फूल वहां तक मुरझाया कविता है। कटे पेड़ की दुनिया भी बेहिसाब बड़ी, इस दुनिया में पेड़ ढूंढते चिड़ियों के जोड़े कई कई, एक खत्म डाल से दूसरी खत्म डाल तक, जो मील हो जाते हवा में ठहर ठहर। उस बेहिसाब दूरी के अंदर हर बार चोंच से छूट गए, जो तिनके उड़ते सारे अनगणित घोंसलों के लायक। यहाँ कटे पेड़ की दुनिया, सर्वहारा का जीवन संघर्ष, शोषण और उत्पीड़न की सारी अमानवीय क्रूरता और उसके प्रति मानवीय करुणा तो है ही, लेकिन यह करुणा कवि की गहरी निश्चल संवेदनशीलता को उजागर करती है। भले ही उसमें चेतना की तेज आग नजर ना आ रही हो, पर विनोद की कविताओं में वह मूल संवेदना तो है, जो व्यक्तिवाद को पार कर बहुत आगे बढ़ जाती है। कहीं कहीं तो वह अपना अप्रितम गहराई में उपस्थित रहती है। देखिए, जो मैंने कविता उसमें पढ़ी थी कि लड़की की इच्छा है, नदी बहुत बड़ी होती है, नदी का एक बूंद पानी, बूंद भर नदी, बूंद भर गहरी, बूंद भर बही। लड़की की बहुत छोटी इच्छा, कितनी छोटी वह लड़की नहीं जानती। इस बहुत सी छोटी और बहुत बड़ी इच्छा का सार इस शोषण परक वर्गहीन समाज से मुक्त होकर वर्गहीन समता परक समाज तक जाता है, जहाँ बूंद बूंद नहीं बल्कि बूंद भर नदी होती है। यह एक बहुत सुलझी हुई बात है। विनोद को इस दृष्टि और निरंतर उसका विकास उसकी रचनाओं में बराबर मिलता है। इसका अनुभूत सत्य शोषण परक समाज की विकृतियों को अपनी रचनाओं में किस तरह से इसको देखना, उसकी पड़ताल करना जरूरी है। यह ऐसी बातें हैं जो कवि की रचनाओं को वैविध्य और व्यापकता के साथ उनके मूल अंतर विरोधों को समझ तक ले जाती है। देखिए, काम पर जाती हुई औरत इतनी समान कि औरत कम, औरत का दृश्य ज्यादा, या पति से कम, बलात्कार से ज्यादा, बीवी कम, माँ ज्यादा, या उसके पैर में ईंट की ठोकर से बने घावों में रास्तों के मुरम और मिट्टी भरी है, पैर जैसे नींव गहरी। यह कैसा इमारत कि सार पर धमेले में ईंटें और गोद में बच्चा, इमारत नहीं बेघर ज्यादा, इस बेघर में सबका ठिकाना, इसका वह कहाँ रहना। ये काम पे जाती औरत, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था। लेकिन इसके सिवाय विनोद की कविताएं एक और तो श्रम की पहचान या उसके प्रति कवि की समझ और एक तरह की सारी मानवीयता की ताकत को बढ़ाती संवेदना, और वहीं दूसरी बात संघर्ष चेतना का दिशागामी संकल्प है। दोनों बातें संजीदगी से उनकी कविताओं में मिलती है। नीचे से ऊपर तरफ देखें तो कोहरा हिलता है, उसकी आड़ में पहाड़ खड़खड़ाता हुआ सा। उसी कोहरे से निकल पहाड़ी आदमी, पुराना काला बदरंग कोट पहने, कोट की दाहिनी बाह गायब, वही उघरा दाहिना नंगा हाथ उठा, बर्फीली हवा में जिसकी मुट्ठी में दबी बर्फ हथेली की गर्मी से पिघलती है। लगता है
ऐसी ही बनती है कोई गंगा जमुना। लेकिन ये जमाने से बन रही बह रही श्रम की गंगा यमुनाएं अपनी सर्वहारा चेतना से जुड़कर अब सही रूप से अपनी शक्ति का अपने हित में, अपने सुषमपण समाज में, वर्गहीन समाज की रचना में यहाँ किस निर्णय पर पहुंच रही है, यह देखिए। जिसका होना था एकजुट, होने को अब एकजुट, जिनको होना था ताकतवर, होने को अब ताकतवर, जो होनी थी आशा अब है उससे ज्यादा, जिनको पूछने थे सवाल, पूछने को सब तैयार, जिनको देना था जवाब, देना ही होगा, जिनको माफ नहीं किया जाना था उनको माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पहुंचकर विनोद की कविता आगे के कुछ सवाल रखती है। ये सवाल हर विकसित चेतना के कवि के सामने होते हैं, होते ही जाते हैं, नए नए विकसित आधारों पर, जिन्हें कवि स्वयं समझते हैं। उनकी कविता की विचारधारा की पुष्टि के साथ रचनात्मक क्षमताओं में से अपनी भाषा की सहजता को इस दौर में किस तरह आगे बढ़े, अपनी रचनाओं को बढ़ाएं, यह कवि अच्छी तरह जानता है। ये जो मैंने आलेख पढ़ा है मलय जी का टुकड़े टुकड़ों में, ये आलेख 1983 में उन्होंने लिखा था। जब इनका संग्रह आया 1981 में, तो ये 1983 में उन्होंने इस पे लिखा था ये। हाँ निर्भय जी। तो इसका मतलब है कि उनके लेख को, यानी पहल पत्रिका और ज्ञान रंजन शुरू से ही विनोद कुमार शुक्ल को कहीं ना कहीं गिराने में लगे हुए थे, उनके कवि को नहीं मानने में लगे हुए थे ये लोग। बिल्कुल, आप इस बात को सही कह रहे हैं। ये बात तो सत्य है, क्योंकि शंभुनाथ जो कह गए हैं उसको अकाट सत्य मानते थे। और शायद यही कारण था, मुझे ऐसा लगता है, यही कारण था कि जब उनका कविता संग्रह नहीं आया तो इसी संदर्भ में उन्होंने पहला जो है उपन्यास जो है नौकर की कमीज जो लिखा उन्होंने, और वो कहीं से कलावाद के घेरे में घिरते चले गए, ये भी मैं मान सकता हूँ। वो इस बाहर से बाहर निकल गए कि मेरी कविता को कोई समझ नहीं रहा है और इस तरह के आरोप लगा रहा है। पहल में ये छपा तो शायद विनोद कुमार शुक्ल को झटका तो लगा ही होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है बड़ी अच्छी तरह की बात। और उसके बाद ठीक है कि मलय जी का पहल में काफी कुछ एक तरह से बहिष्कार हुआ, तो क्या विनोद कुमार शुक्ल का भी बाद के दिनों में, बाद के वर्षों में काफी बहिष्कार हुआ? हाँ बिल्कुल बहिष्कार हुआ। मुझे नहीं लगता कि उनकी रचनाओं को लेकर के ज्ञान मतलब पहल इतना सक्रिय रहा हो विनोद कुमार शुक्ल के, मुझे नहीं लगता। क्या आपकी नजर नहीं पड़ी? क्या आपकी नजर नहीं पड़ी? नहीं छपी उनकी, मेरे को तो नहीं लगता कि उनकी कविताएं छपी हैं, ना ही उनकी रचनाओं की समीक्षा और पहल में छपी है, मैं नहीं मानता। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक सापेक्ष में एक अंक निकाला था विनोद कुमार शुक्ल पर, उसमें भी ज्ञान रंजन के नाम से कहीं कोई लेख, कोई आलेख नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, कलावादियों के आलेख जरूर दिखाई पड़ते हैं, भागवत रावत जरूर बोलते हैं, प्रयाग शुक्ल जरूर बोलते हैं, एकांत श्रीवास्तव बोलते हैं, विनोद शाही जी बोलते हैं, रमेश दवे जी बोलते हैं, विष्णु खरे जी भी बोलते हैं, नवल किशोर बोलते हैं, प्रकाश चंद्रयान भी बोलते हैं, लेकिन ज्ञान रंजन कहीं दिखाई नहीं पड़ते कहानी पर बोलने के लिए या उपन्यास पर बोलने पर, या कोई और उनके संगत का कोई रचनाकार या मंगलेश डबराल जी विनोद कुमार शुक्ल पर नहीं बोलते। ये तो सत्य है। तो क्या ज्ञान रंजन विनोद कुमार शुक्ल को लेखक या कवि मानते ही नहीं है, जिस तरह से मलय जी भी उनकी नजर में कभी नहीं थे? हालांकि लहक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि आज अभी के समय के सबसे बड़े कवि मलय जी हैं हिंदी में। जी, मैं इस बारे में क्या कहूँ, मंच पर तो कहते हैं, लेकिन एक बार लीलाधर मंडलोई जी ने एक आलेख लिखा था ज्ञान जी के ऊपर कि ज्ञानानंद जी को पता ही नहीं होता जब उनका दायां हाथ क्या करता है तो बाएं हाथ को पता ही नहीं होता। उन्होंने ही लिखा था। तो उनका ये कहना है कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका उनके अंतर्मन से क्या संबंध है, बड़ा मुश्किल है ये कहना। ज्ञान जी अभी कुछ कह रहे हैं और कल दूसरे से कोई दूसरी बात भी कह सकते हैं। मतलब ये उन्होंने लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। जब उनको यहाँ पे जबलपुर में एक पुरस्कार मिला था, वो पाठी पत्रिका की तरफ से कोई पुरस्कार था, जब ज्ञान जी को मिला था, तो उनका आलेख जो है एक पत्रिका में छपा था कि दाएं हाथ वाले को बाएं को पता नहीं होता। ये बात भी उन्होंने कही थी। तो ये बात सत्य हो सकती है कि उनका मैं बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि उनके लेकिन यह कहना कि मुक्ति बोध के बाद हमें असमर्थ कभी नहीं चाहिए, ये अपने आप में काफी एक विवादित बयान तो है ही, निराला चाहिए।
हाँ, मुक्ति ये बोध के पहल में बाद हमें छपा है। असमर्थ कभी नहीं चाहिए। हाँ, मुक्तिबोध की तरह हमें असमर्थ कभी नहीं चाहिए, मुझे तो निराला चाहिए, ऐसा मुक्ति लिखा है। बोध की तरह इस तरह का बयान है कि मुक्ति बोध के बाद हाँ, या मुक्ति बोध की तरह। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है, हमें एक और निराला भले चाहिए, पर दूसरे मुक्तिबोध की जरूरत नहीं है, ये कहा है उन्होंने। और ये भी कहा है कि मुक्तिबोध की तरह असमर्थ। और फिर ये भी लिखा है कि एक तो सीधा अर्थ यह हुआ कि मुक्तिबोध की तरह, मुक्तिबोध अपना इतने प्रखर है कि कवियों में असर छोड़ गए, तो हमें एक निराला चाहिए, मुक्तिबोध नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि मुक्तिबोध की तरह असमर्थ कवि नहीं चाहिए हमें, ये कहना चाहते हैं वो उल्टे तौर पर। ये उन्होंने मलय जी ने कहा है ना। ये ना और जो मुक्तिबोध की, यह जो यह जो लेख उनका जो पहल में छपा हुआ आपके पास है पत्रिका वो? ये मुझे देखना पड़ेगा ये कि कब छपा है। ये मुझे लगता है 1981 में पहल पत्रिका मुझे ढूंढना पड़ेगी, और वो मैं ढूंढ के बता सकता हूँ, और हो और सकता है तब मिल भी और जाए। दूसरे दूसरे आलोचक क्या कहते हैं उनके बारे में? दूसरे आलोचकों की यदि हम बात करें तो भगवत रावत भी कुछ, उदय प्रकाश साहित्यकार के तौर पर, लेखक के तौर पर, कवि के तौर पर क्या उदय या प्रकाश उनके? का कोई बयान मुझे नहीं मिला। वो तो कविता के संबंध में जो उन्होंने बयान किया कि कविता जो है रिप्रेजेंट करती है, वो बयान मैंने लिया था कल उनका। लेकिन कोई विनोद कुमार शुक्ल के संदर्भ में वो बयान नहीं दिया था उन्होंने, है ना। बाकी भागवत रावत ने जरूर उनकी बात कही है, लेकिन वो कुछ अलग तरह की बात करते हैं भागवत रावत। विनोद कुमार शुक्ल को लेकर? हाँ, हाँ, वो ये कहते हैं कि भागवत रावत कहते हैं कि उनकी कविता की धुरी फैंटेसी है। तो यह तो मुक्तिबोध की कविता पर भी आरोप है। हाँ, हाँ, कि उनकी कविता की धुरी मुक्तिबोध वे अपनी कविताओं को यथार्थ से होते हुए अयथार्थ की में चले जाते हैं। वे अपनी कविताओं में यथार्थ से होते हुए अयथार्थ में चले जाते हैं, एक तरह से स्वप्न लोक का आधार बनाकर जीवन की गहन जटिलताओं को मुखरित करते हैं। ये मुक्तिबोध के बारे में उन्होंने कहा है कि मुक्तिबोध जो है वो अपनी कविताओं में यथार्थ से होते हुए अयथार्थ की ओर चले जाते हैं, एक तरह से स्वप्न लोक का आधार बनाकर जीवन की गहन जटिलताओं को मुखरित करते हैं। पर विनोद शुक्ल अपनी रचनात्मकता में अयथार्थ में ही जीते हैं, और उनकी कविता केवल यथार्थ का संकेत भर करती है। उनकी कविता की पूरी बुनावट अयथार्थ के ताने बाने से बुनी है, ये भागवत रावत ने कहा। ये एक इंटरव्यू में कहा है, जो प्रज्ञा जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें ये भागवत रावत जी ने बात की है। तो कुल जी। मिलाकर आपको अब क्या लग रहा है, जबकि उनको साहित्य भी मिल चुका, ज्ञानपीठ भी मिल चुका, उनको कोई विदेशी पुरस्कार भी अच्छी खासी राशि का, लाखों रुपये का मिला है, और अब हाँ, पाठक के तौर पर आप देख रहे हैं, आलोचक के तौर पर देख रहे हैं, आप अपने पिता मलय जी के मित्र के तौर पर भी मैं विनोद कुमार शुक्ल को देख रहे हैं। मैं ये तो आप नहीं करते तो मैं ये सब पढ़ने के बाद तो मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है, ये सब चीजों को पढ़ने के बाद, इसका मतलब है है कि शंभूनाथ को न तो ना। मुक्तिबोध की आखिरी सवाल है कि शंभूनाथ को न तो मुक्तिबोध की समझ है, और न ही हाँ, विनोद। जब शंभूनाथ मुक्तिबोध को नहीं समझ पाए तो विनोद कुमार शुक्ल को क्या समझ पाएंगे? जी। हाँ, ये तो है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो एक सबसे बड़ा नुकसान जो कविता की परंपरा को हुआ है, यदि मैं उस पे यदि बात करूं, तो मुझे पिता से कभी बात होती थी तो वो ये कहते थे कि देखो भाई, कविता में जब से सपाट बयानी आई है नामवर सिंह और रघुवीर सहाय के माध्यम से, तब से कविता की धारा जो प्रतिध्वनित होना चाहिए थी, ज्यादा उसमें विकास होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं रुका है। भले ही, और इसी सपाट बयानी को प्रश्रय देने का काम डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है, और यही कारण है कि इसी सपाट बयानी के बल पर चलने वाले जो कवि आए हैं उसमें विष्णु खरे जी हैं, जो सपाट बयानी के कवि हैं, रघुवीर सहाय की परंपरा के, है ना, जो सपाट बयानी की बात करते हैं। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल सपाट बयानी के कवि नहीं है, या मलय जी सपाट बयानी के कवि नहीं है ना। मंगलेश डबराल भी हो सकते हैं दूसरी परंपरा के, या और भी कवि हो सकते हैं जो अपना एक अनोखा औजार नहीं बना पाते। हाँ, तो एक कारण ये हो सकता है। वो तो ये तकलीफ तो है इस बात की,
कि कविता की जो धारा चल रही थी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। रामविलास शर्मा जी ने मुक्तिबोध को लेकर के जिस तरह की धारणा व्यक्त की अपनी नई कविता और अस्तित्ववाद जो पुस्तक है उसमें, उसके बाद से उन्होंने मुक्ति बोध को लेकर उस पर हम लोग आगे से एक बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ जहां हाँ तक हाँ मुझे बिल्कुल। लगता है, जहां तक जी मुझे जी। लगता है, आप रामविलास शर्मा पर तो आपने काम ही किया है, पीएचडी हाँ ही जी, की है। पीएचडी की है। तो जी, उनके बाद से लेकिन मुक्तिबोध का उनके बाद मेरी अलग अपनी बात कहने के बाद उन्होंने मेरी कविता पर मेरी बोलना बंद अपनी कर राय दिया। है, मेरी अपनी जी राय जी है, मेरी अपनी राय जी है। नई कविता और अस्तित्ववाद में वो लंबे लेख को मैं कई बार पढ़ा हूँ, कम से कम 2-3 बार तो पढ़ा हूँ। जी जी जी। हाँ और उसमें जिस तरह के वो उदाहरण बिंब प्रतिबिंब और कई विदेशी राइटरों को, जिसमें नौसिया वगैरह का भी हाँ हाँ उपन्यास बिल्कुल का भी बिल्कुल। हाँ देते हैं, जिसमें लगता हाँ है हाँ कि हाँ एक जो सिजोफ्रेनिक होता है कि जंगल में या कहीं पेड़ चल रहा है, हाँ पेड़ घूम रहे हैं, इस तरह की बात है। मुझे ऐसा हाँ हाँ लगता है काफी, चूंकि यह किताब मैं 25 साल पहले देख गया था, नई कविता और अस्तित्ववाद। अब मुझे हाँ हाँ लगता है, हाँ। जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, कि वैचारिक हम्म। दृष्टि से, वैचारिक जी दृष्टि से मुक्तिबोध जो है, ठीक है कि जी। वो रामविलास शर्मा ने बहुत लिखा है, लेकिन हम्म। वैचारिक प्रतिबद्धता जो है जी। रामविलास शर्मा की दृष्टि से हम्म। मुक्तिबोध में बहुत ज्यादा थी, बहुत हाँ ज्यादा। ये बिल्कुल। हाँ ये बात तो यही सत्य है बिल्कुल। यही वजह है कि उनको न डाइजेस्ट करने के चलते वो उनके इतने विरोधी हो गए थे, रामविलास शर्मा। हाँ 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 बिल्कुल सही कहा, ये 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 बात आपने ये बहुत सही मेरी सटीक मेरी कही। राय और मेरी नहीं नहीं धारणा है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये रामविलास शर्मा जितना समझ पा रहे थे, जितना बड़ा आलेख लिखा, और वही नामवर सिंह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कविता और नए प्रतिमान में, वो लास्ट में कहते हैं कि परम अभिव्यक्ति की खोज है। बाद में शायद उसको सुधार करके, संशोधन करके, फिर उन्होंने उस आलेख का संशोधन किया, जो उसमें परिशिष्ट में छपा था कविता के नए प्रतिमान में। वहां तो वो अस्तित्ववाद की तरह करार दिया था नामवर सिंह जी ने मुक्तिबोध को। तो लेकिन बाद में उन्होंने उसको इसको लेकर हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो आपने समय निकाला और विनोद कुमार शुक्ल के बहाने जो हम लोग जी जी। विचार विमर्श आज कर रहे हैं, वो आगे भी आज की जारी बात रखेंगे। थोड़ी दाएं बाएं होती रही, आज की बात, क्योंकि बहुत सारे घेरों को घेरती रही आज की नहीं, बात, विनोद ये कुमार शुक्ल के अब बारे। ये लोग तय करेंगे। हम लोग जो जस की तक जी तस रख दीनी चदरिया वाली बात जी हम लोग कर जी रहे जी हैं। जो जी चीज जी जी उपलब्ध जी है, जो चीजें जी कही गई हैं, जो लिखा जी गया जी है, जिस तरह की जी साजिशें होती हैं, जो राजनीति होती है साहित्य में, हिंदी साहित्य में, वो जो है जी सबके बिल्कुल सामने हम लोग रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी खुद विद्वजन है, जी काफी विद्वान है, वो तय करेंगे जी चीजें सही जी और गलत क्या है। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, नमस्कार जी।